नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय ये है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सभी विषयों में मतलब लागू किया गया है, सभी भाषाओं में लागू किया गया है। जो भी हमारे अकादमिक सब्जेक्ट जितने भी हैं सब में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत सरकार ने एवं राज्य सरकार ने दोनों ही सरकारों के अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं या इनके द्वारा पोषित जितने भी विद्यालय हैं उनमें भारत सरकार को ये लागू करने की मंशा क्यों हुई कि इसे लागू करना ही पड़ा। हालांकि हमारे संविधान में भी बात कही गई है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लेकर है, बालकों की प्राथमिक शिक्षा को लेकर है, तमाम सारे मतलब अनुबंध हुए हैं हमारे, लेकिन उसे 2010 में ही लागू करना पड़ा और अभी अनिवार्यता हुई इसकी। तो इसके बारे में आज हम बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे एवं व्यापक मूल्यांकन। तो साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर। किसी भी परिभाषा को अध्ययन करने से पहले या विषय को अध्ययन करने से पहले उसकी शाब्दिक अर्थ को जानना हमारे लिए बहुत ही महती आवश्यकता है। तो सबसे पहले है सतत। सतत का जो शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर वो है निरंतर। निरंतर जो निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसकी निरंतर चल रही है? साथ साथ में किसके साथ साथ निरंतर रूप से लगातार रूप से चल रही है? ये प्रक्रिया कक्षा कक्षीय शिक्षण अधिगम में, कक्षा कक्षीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया। तो हम ये समझेंगे कि कक्षा कक्षीय शिक्षण व्यवस्था है और उसमें होने वाली जो गतिविधियां हैं उसके साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया। तो ये तो हुई कक्षा कक्षीय शिक्षण के साथ में निरंतर रूप से लगातार रूप से चलने वाली प्रक्रिया। तो अब हम अध्ययन करते हैं व्यापक का लेकर। व्यापक का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या होता है? अब व्यापक का अर्थ यहाँ पे होगा व्यापकता को लेकर, एक बड़े स्तर पर लेकर, या एक सभी। अब यहाँ पे इसका अर्थ हम ये लेंगे कि व्यापक का अर्थ होगा कि बालक की वृद्धि एवं विकास के सर्वांगीण पहलुओं को लेकर, बालक की वृद्धि एवं विकास के सर्वांगीण पहलुओं को लेकर। बालक की वृद्धि एवं विकास को लेकर सभी पहलुओं का मतलब अध्ययन करना। सर्वांगीण बालक की वृद्धि एवं विकास के सर्वांगीण पहलुओं, और सर्वांगीण का मतलब यहाँ पे समग्र भी होगा। बालक की वृद्धि एवं विकास के सर्वांगीण पहलू, और सर्वांगीण का मतलब यहाँ पे समग्र भी होगा। समग्र से मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी जो कक्षा कक्षीय सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है,
इस प्रक्रिया में बालक के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक या यूं कह सकते हैं सह शैक्षिक समग्र के अंतर्गत शैक्षिक पहलू एवं सह शैक्षिक सह शैक्षिक पहलुओं का अध्ययन। अब ये होगा कि इसके व्यापक बालक के वृद्धि एवं विकास के सर्वांगीण पहलुओं। सर्वांगीण मतलब यहाँ पर समग्र पहलू। समग्र पहलू कौन कौन से हैं कि जो शिक्षा के उद्देश्य है उसमें हम शैक्षिक पहलुओं जो उसके विद्वता वाले पक्ष है, अकादमिक विषय हैं, उन पहलुओं को तो शामिल करेंगे ही। इसमें पेपर पेंसिल जो टेस्ट है उसको भी शामिल करेंगे, कक्षा कक्षीय शिक्षण को भी शामिल करेंगे। लेकिन इसके बाहर उसके परिवेश को लेकर, उसके घर के परिवेश को लेकर, विद्यालय के परिवेश को लेकर इसका अध्ययन करेंगे और उसके खेल को लेकर, समाज को लेकर किन किन पहलुओं का अध्ययन उसका हुआ है उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो अब ये पहलू में से कौन कौन से पहलू हैं वो पहलू हैं यहाँ पर सभी पहलुओं में, जैसे शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं नैतिक विकास, सांस्कृतिक, नैतिक तथा हम उनमें एक संवेगात्मक विकास के पहलुओं का भी अध्ययन करेंगे। नैतिक एवं संवेगात्मक। संवेगात्मक पहलुओं का भी अध्ययन करेंगे। तो अब साथियों हम तीसरे शब्द की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा शब्द है हमारा मूल्यांकन। अब तीसरा शब्द हमारे पास में है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का जो अर्थ हमारे सामने है, सबसे पहले का शाब्दिक अर्थ ये होगा मूल्य धन अंकन। मूल्य धन अंकन। अब मूल्य धन अंकन, मूल्य किसी भी मतलब वस्तु का हो, चाहे वो व्यक्ति का हो या किसी परिस्थिति का हो या किसी भी ऐसी जिसकी हमें महती आवश्यकता है या मानव संसाधन को लेकर है या मानव को लेकर है, प्रकृति को लेकर है, बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी इस पृथ्वी पर है। तो उनमें हमारा उसके लिए महत्व क्या है और उसके परिणामों के बारे में कहना, उसके गुण दोषों के बारे में कहना, उसके अच्छे बुरे के बारे में कहना, और किसी भी प्रकार का परिणाम का जो एक लेखा चुका है वो हम मूल्यांकन में रखते हैं। तो हम ये समझेंगे इसकी परिभाषा के रूप में कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसका एक अभिन्न अंग है। मैं लिख देता हूँ
मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये हमारी प्रक्रिया है एवं यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग है। एक अभिन्न अंग है एवं यह हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, क्योंकि हम शैक्षिक उद्देश्य वो होते हैं जो किसी भी कक्षा में हम शिक्षण कार्य करवाने से पहले कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हम जो विषय सामग्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिस विषय वस्तु को, जिस कंटेंट को पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को, विद्यार्थियों को, तो उससे पहले उसके उद्देश्य निर्धारण करते हैं। तो बात यह है कि अभिन्न अंग है एवं यह किससे संबंधित है? शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है एवं यह शैक्षिक विषयों से शैक्षिक उद्देश्यों कर सकते हैं, उद्देश्यों से संबंधित है। शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। अब यहाँ पर मूल्यांकन में ये बात भी सामने आती है कि मूल्यांकन का जो तात्पर्य है हमारे सामने, वो मूल्यांकन का तात्पर्य विद्यार्थियों की यहाँ पे विद्वता वाला पक्ष भी आएगा और गैर विद्वता वाला पक्ष भी आया। जैसे मैंने बताया कि विद्वता में उसके जो अकादमिक विषय हैं उनको लेकर सारी जो मतलब हम पहलुओं को उसका अध्ययन करेंगे, उसका लेखा जोखा हम विभिन्न टूल्स के माध्यम से या उपकरणों के माध्यम से करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उसके जो गैर विद्वता वाले पक्ष हैं, गैर विद्वता का मतलब ये होगा कि गैर शैक्षणिक विषय जिसमें खेलकूद, उसकी सामाजिक या सांस्कृतिक विकास किस प्रकार है, उसका व्यवहार अपने साथियों के साथ किस प्रकार है, अपने घर के सदस्यों के साथ किस प्रकार है या अपने अध्यापकों से किस प्रकार है, तो वहाँ से वो कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा। तो ये समझ लो कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और अब हम ये आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और इसको हम थोड़ा सा ये भी इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो अभी हम थोड़ी देर उसका अध्ययन करते हैं और ये सबसे पहले तो मैं साथी भी बताऊंगा कि हमारा जो ये सीसी पैटर्न है, जो सीसी प्रणाली है, CCT कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से मीन्स यहाँ पर मूल्यांकन को लेकर है, मूल्यांकन को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है उसको लेकर है। तो इसको सबसे पहले तो इसकी लागू होने के लिए बात कहूँगा आप लोगों को, आवश्यकताओं को समझाने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीसी पैटर्न प्लानिंग को लेकर हम बहुत ही अब ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो ये विषय है इसको लागू करने के लिए संक्षिप्त में बिंदु का अध्ययन करेंगे। संक्षिप्त में बिंदु इस प्रकार है कि इसको सबसे पहले हमारी भारत सरकार ने एक ट्रायल के रूप में 2009 में
वर्ष 2009 में 9वीं कक्षा में लागू किया। अब भारत सरकार ने 2009 में से लागू किया 9वीं कक्षा में। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है, ये जो तकनीक है और ये जो सिस्टम है, इसको 1 अप्रैल 2010 से हमारे संपूर्ण भारत देश में लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, लेकिन शिक्षा का अधिकार भी 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। उसी के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ी है, लेकिन उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। लेकिन ध्यान रखना साथियों कि इसमें जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में तो आ गया है वो भी, लेकिन जम्मू और कश्मीर को उस वक्त छोड़कर तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया, जिसमें सीबीएसई माध्यम वाले विद्यालयों में लागू किया इसको 2010 में। कक्षा प्रथम से लेकर, मैं सुनिए देता हूँ, कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 10 तक, कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 10 तक सीबीएसई माध्यम वाले सीबीएसई जो विद्यालय हैं, सीबीएसई माध्यम से जो विषय जिनमें पढ़ाए जाते हैं, उन विद्यालयों में इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए लागू है। अब बात करें थोड़ा सा हम राजस्थान को लेकर। राजस्थान में भी हमारा 1 अप्रैल राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, लेकिन जो राजस्थान में सीबीएसई माध्यम वाले विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालयों में केवल 7 विद्यालयों में लागू किया। विद्यालयों में लागू किया। और जो हमारे आरबीएससी माध्यम विद्यालय हैं, आरबीएससी, जो हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो संबद्ध विद्यालय हैं या राज्य सरकार के द्वारा पोषित विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक कक्षा 1 से 5 तक लागू, 1 से 5 तक लागू है। ठीक है, 1 से 5 तक लागू है। हमारे राजस्थान में 1 से 5 तक की लागू है प्रणाली। और
अब इसमें ये भी है कि 1 से 5 तक लागू तो किया गया है, लेकिन अब कई बार प्रतियोगिताओं में ये प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि सीबीएसई प्रणाली हमारे जो सरकार है कहाँ तक लागू है। राज्य सरकार में तो इसको 1 से 5 तक लागू किया है, 6ठी से 8वीं तक इसको लागू नहीं किया है, और केंद्रीय विद्यालयों में 1 से 10 तक लागू है। अब बात आती है हमारे सामने कि सबसे पहले राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर एवं अलवर में लागू किया गया। अलवर में विद्यालयों में इसको प्रणाली को लागू पहले ही किया गया था, इसको उस समय लागू किया गया। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जयपुर एवं अलवर में विद्यालयों में इस पर सीसी तकनीक पर फिल्म बन चुकी है। फिल्म का निर्माण हुआ है, ये भी सीसी पैटर्न पे लागू हुई है और इसका निर्माण हाल ही में हुआ है। अब बच्चों, ये तो हुई लागू करने वाली बात। अब आगे हम इस समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि आवश्यकताओं को लेकर हम अध्ययन करेंगे कि हमें इस विषय को लेकर लागू करने की आवश्यकताएं क्यों पड़ी। अब बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय तो तीसरी आवश्यकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लेकर। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अनिवार्य और शिक्षा की बात की गई है, लेकिन ये बात कैसे हुई? स्थिति क्या हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई? नहीं, इससे पहले विभिन्न आयोग बने हैं। वो आयोग किस प्रकार बने हैं उसके बारे में संक्षिप्त विवरण को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ओर। सबसे पहले क्या होता है? आयोग, विभिन्न शिक्षा आयोग। विभिन्न शिक्षा आयोग में सबसे पहला जो हमारा देश आजाद होता है वो 15 अगस्त 1947 को होता है। 1947 में आजाद होने के बाद में 1948 में यहाँ लिखता हूँ मैं 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग का गठन। आपने यहाँ थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है जो राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने क्या करा? हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जो विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई समस्याएं या उच्च शिक्षा की समस्याओं को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की और हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार की हमें
आवश्यकता है, किन बदलावों की आवश्यकता है, उनको लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और ये जो आयोग है ये विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर समर्पित था। विश्वविद्यालय शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा को समर्पित था। अब 1948 के बाद ये अब 1952 में एक आयोग एक और आता है। उस आयोग का नाम है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग। 1952 में 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाता है। और ये जो आयोग था ये माध्यमिक शिक्षा को समर्पित था। जो माध्यमिक शिक्षा जो कि माध्यमिक शिक्षा को समर्पित था, 1952 में ये आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा आयोग जो हमारे भारत में आता है वो है 1964 में। और 1964 में आता है किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। 1964 ईस्वी में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी अध्यक्षता में आयोग गठित किया जाता है। और क्या होता है कि ये आयोग 1964 में गठन किया जाता है। और ये भी अपनी जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी प्रस्ताव पारित करता है। और पूरा अध्ययन करने के बाद में 1968 में इसकी एक रिपोर्ट आती है। 1968 में कोठारी आयोग की रिपोर्ट आती है। कोठारी आयोग की जो शिक्षा को लेकर जो अभिशंसाएं हैं उनको लेकर एक शिक्षा नीति पर 1968 को कोठारी आयोग की शिक्षा नीति को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशन होती है। अब इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा गया कि प्रस्ताव में कहा गया कि हमें राष्ट्र के विकास के लिए चरित्रवान, है ना, राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान, कार्यकुशल ऐसे युवक युवतियों की आवश्यकता है जो देश के विकास में अपना योगदान दे सके। इसी के लिए हमें अपने इसी का लक्ष्य रखा गया इस रिपोर्ट में जो प्रकाशित 1968 में। उसके बाद आता है 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अब आती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके बारे में हम
अभी अध्ययन करते हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या थी साथियों? इसका हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन क्या इसे सीधे ही ऐसे ही बना दिया गया? नहीं, इसके पीछे बहुत सारे विचार विमर्श किए गए, लेकिन इसको बनाने की जो कवायद थी, इसको बनाने की जो पूर्व तैयारी थी, वो 1985 में ही शुरू हो गई थी। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत सरकार ने 20 अगस्त 1985 में, कब 20 अगस्त 1985 में भारत सरकार के द्वारा जनता के नाम एक पुस्तक जारी होती है, द्वारा जनता के लिए पुस्तक जारी। अब 20 अगस्त 1985 में एक पुस्तक का विमोचन किया जाता है और उस पुस्तक का नाम होता है शिक्षा एक चुनौती, एक नीतिगत आयाम। शिक्षा की चुनौती, शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत आयाम। ये पुस्तक थी, ठीक है, और ये पुस्तक प्रकाशित होती है 20 अगस्त 1985 को। अब आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1986 में, अप्रैल 1986 में, अप्रैल 1986 में हमारे देश में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक दस्तावेज पेश किया जाता है, और उस दस्तावेज का नाम होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक प्रस्तुति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक प्रस्तुति, एक ये उस सम्मेलन में जो अप्रैल 1986 में होता है, उसमें एक प्रस्तुति की जाती है दस्तावेज की, और वो दस्तावेज होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक प्रस्तुति। अब क्या होता है, इस पर विचार विमर्श किया जाता है, इस दस्तावेज पर विचार विमर्श किया जाता है। तमाम हमारे राज्यों के शिक्षा मंत्री है, मानव संसाधन विकास मंत्री है, और हमारे प्रधानमंत्री, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1986 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं हमारे श्री राजीव गांधी। 8 मई 1986 को इसको लोकसभा में भेजा करें। कब? 8 मई 1986 को, 8 मई 1986 को लोकसभा में पारित कर दिया जाता है। और 13 मई 1986 को राज्यसभा में, 13 मई को राज्यसभा में पारित कर जाता है। और तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री होते हैं श्री राजीव गांधी। अब इस जो शिक्षा नीति है इसके कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। इस शिक्षा नीति के 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय हैं। और इस लागू करने के लिए, इसकी क्रियान्वयन के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसका नाम है POA। POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और POA इसके कितने भाग हैं? इस प्रोग्राम की 24 भाग हैं। इस प्रोग्राम के 24 भाग हैं। POA इसके 24 भाग हैं। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा कि जो इस शिक्षा नीति है इसकी जो मुख्य विशेषताएं क्या थी। मुख्य विशेषताएं थी 10+, 2+ और 3+। 10 मतलब 10वीं, 2 मतलब 11वीं 12वीं, और 3 जो उच्च शिक्षा है हमारी, जो महाविद्यालय शिक्षा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इनको लेकर शैक्षिक ढांचे में सुधार के लिए भी बात की गई थी। ठीक है। अब उसके बाद +2 में ये कहा गया कि इसमें व्यवसाय को लेकर या रोजगार को लेकर शिक्षा से संबंधित शिक्षा दी जाए, कि रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। ये बातें उसमें रखी गई। ये भी इसकी 1986 की विशेषताएं थी। उसके बाद होता है रोजगार एवं जनशक्ति से डिग्री की समानता की जाए, कि ऐसी डिग्रियां दी जाए जिसमें रोजगारोन्मुखी हो सकती है। रोजगार भारत की युवक युवतियों को रोजगार मिल सके। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है हमारे सामने इस शिक्षा नीति के अंतर्गत, वो है बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर। तो साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात यहाँ पर सामने आती है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर, ऐसी शिक्षा नीति को अपनाया जाए जो बाल केंद्रित हो, बालक को केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य करवाया जाए। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट बात एक और आती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति लागू की जाए। ये भी शिक्षा नीति सिफारिश करती है। उसके बाद समावेशी शिक्षा लागू हो। अब इसको लागू करने के साथ में इसमें एक कार्यक्रम भी चलाया गया था, इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम क्या था? ये प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत संसाधनों को उपलब्ध करवाने के लिए इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया था। जो प्राथमिक शिक्षा केवल 5वीं तक की शिक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड बनाया गया था। और ये जो कार्यक्रम है वो 1985 से लेकर 1995 तक यह कार्यक्रम केवल प्राइमरी स्कूलों में चला, तथा 1995 के बाद में यह कार्यक्रम उच्च प्राथमिक शिक्षा में भी से लागू किया गया। उसके बाद बात आता है हमारा अगली जो कड़ी है वो NCF को लेकर, वो है NCF को लेकर।
NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, मैं यहाँ से लिखता हूँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को लेकर। और ये जो कार्यक्रम था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये जो कार्यक्रम था जो हमारे शिक्षा के अंतर्गत ही इसे भी लागू किया गया था। और ये कार्यक्रम क्या था, किस प्रकार था, इसके बारे में हम अध्ययन थोड़ा सा करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है, ये मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि जीवन के जो मूल्य हैं उनको बाहरी परिवेश से जोड़ना, और जीवन एवं ज्ञान के मध्य जो दूरी है, लिख लेता हूं मैं, जीवन एवं ज्ञान के मध्य दूरी, जीवन एवं ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चों का जो जीवन होता है, विद्यालय जीवन, जो स्कूल में प्रवेश लेते हैं, उसके साथ ही उसको जो मतलब अपने परिवार से क्या सीख के आता है, आस पड़ोस से क्या सीख के आता है, उन सभी को मतलब विद्यालय शिक्षा के साथ साथ उस बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया। अब इसमें क्या होता है कि अधिगम जो प्रक्रियाएं होती हैं, अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थी को रटने की जो प्रवृत्ति होती है, कौन सी प्रवृत्ति, रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति, ये विशेषता है कि रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति, और इस रटने की प्रवृत्ति से मुक्त करते हुए ताकि विद्यार्थी हैं उसका चहुमुखी विकास हो सके। अब रटने की प्रणाली से बच जाएगा तो वो किसी चीज़ को समझेगा और समझकर पढ़ेगा, तो उसका चहुमुखी विकास होना अवश्यंभावी है। अब परीक्षा प्रणाली, इसके बाद अगली बात जो इसमें NCF में कही गई कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, और परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ साथ ये भी कहा गया कि किसी भी जेंडर, जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग या किसी वर्ग विशेष को लेकर उठने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात वहाँ कही गई है। कहाँ कही गई है, NCF 2005 में। अब इसकी आवश्यकताएं क्या है कि NCF की हमारी आवश्यकताएं क्या है। तो NCF की आवश्यकता यह है कि हमारे शिक्षकों को ये लगता था कि बालकों को क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए और कितना पढ़ाना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाया जाए। इन सभी सवालों के जवाब हमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 देती है। तो उपरोक्त सभी विषय के जो मतलब जितने भी सारे और तमाम सारे सवाल हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हमें मतलब NCF को लागू करने की आवश्यकता आन पड़ी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो उद्धरण है, ये सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया। तो साथियों, इसका जो उद्धरण है, इसका जो उद्धरण है, हम बात करते हैं हमारे भारत के प्रथम नोबेल विजेता डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, और उनके जो एक निबंध था, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध
सभ्यता और प्रगति। उनका एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति। प्रगति से इसकी विषय वस्तु ली गई है, इसकी विषय वस्तु इस निबंध से ली गई है। तो इस निबंध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मतलब शांति निकेतन है, उसमें जो शिक्षण व्यवस्था है प्रकृति के से संबद्ध है नारी और बालक के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा भूमिका है उनकी। तो सभ्यता और जो संस्कृति, सभ्यता और जो हमारी प्रगति है, इसके बारे में कुछ अंशों में बात कही गई है कि ज्ञान को क्या अंश है उसके। मैं आपको बताता हूँ कि ज्ञान को हमेशा स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एक उसका ये अवधारणा थी। दूसरी अवधारणा थी कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालक रटे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा समझे। ये बात भी सभ्यता और प्रगति में बात कही गई है। पाठ्यचर्या का संवर्धन, इसमें ये बात कही गई है कि पाठ्यचर्या का जो संवर्धन है वो इस प्रकार किया जाए कि वह बच्चों की चहुमुखी विकास में सहायक हो और चहुमुखी विकास के अवसर उन बालकों को प्रदान करें, या फिर चहुमुखी विकास की सारी तो जितनी भी सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया करवाए। इसके लिए वे पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर नहीं रह जाए। इसमें ये बात कही है कि बिल्कुल बच्चों को किताबें कीड़ा भी नहीं बनाना है, लेकिन वो समझकर पढ़ सकें। अब इसमें एक बात और कही गई है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब शिक्षक पढ़ाते हैं क्लासरूम में, कक्षीय वातावरण में गतिविधियों का समावेश की जाए। अब समावेश किसे करेंगे? जब अलग अलग समूह में शिक्षण करवा रहे हैं तो अलग अलग बालकों को अलग समूह के अनुसार शिक्षण कार्य करवाएंगे। तो अब क्या होगा कि परीक्षा प्रणाली है उसको खत्म करके उसमें कक्षीय गतिविधियों से जोड़ा जाए। एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है उसके पांच मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हुए हैं। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है मैं बोलता हूँ। सबसे पहला तो है ज्ञान स्कूलों के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पहला, ज्ञान को स्कूलों के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यह पहला सिद्धांत है। दूसरा है परीक्षाओं को कक्षीय गतिविधियों से जोड़ना और अधिक लचीला बनाना। जो परीक्षा प्रणाली है उसको कक्षीय गतिविधियों से जोड़ना और उसे अधिक लचीला बनाना, ताकि बालक को किसी प्रकार का डर या हेजिटेशन न रहे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है पढ़ाई की रटंत प्रणाली को समाप्त करना। नंबर 4, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए कि हमारी जो पाठ्यचर्या है केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित न हो, साथ में उसको बाहरी जीवन से मतलब सह शैक्षिक गतिविधियों से भी उसको जोड़ा जाए। क्योंकि बालक सीखता, अधिगम तो सीखता है, अधिगम करता है, वो तो बाहरी वातावरण से भी करता है। 5वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो जितने भी बिंदु हैं उन्हें पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। तो ये तो हमारे बिंदु थे। तो ये 5 बिंदुओं का हमने अध्ययन यहाँ पर किया है। और उसके बाद जो है एनसीएफ की जो प्रमुख सुझाव थे, वो सुझाव क्या थे कि इसमें शिक्षण सूत्रों का जो समावेश है वो अधिक से अधिक होना चाहिए। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्ख से अमूर्ख की ओर, सरल से कठिन की ओर, इन सभी जो हमारे शिक्षण सूत्र हैं उनका समावेश हमारे इस पद्धति में, इस प्रणाली में होना चाहिए। उसके बाद है विशाल पाठ्यक्रम से जुड़ी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का कारण है, इसे बचा जाए। ये भी इसका एक सुझाव है कि बहुत बड़ा लेंथी पाठ्यक्रम या सिलेबस है, उससे बचने का जो सुझाव उसमें दिया गया है। बच्चों की धारणाओं में बदलाव किया जाए कि एक अच्छा और प्रतिभाशाली विद्यार्थी वह होता है जो तर्क के अनुसार अपने को सही साबित करे। बालक की जो धारणाएं होती हैं वो हमेशा डरता है कि अपने अध्यापक से किस प्रकार बात की जाए, डरता है। लेकिन इसमें ये बात सुझाव दिया गया है कि बालक में एक अच्छी धारणा का विकास किया जाए
कि अच्छा और प्रतिभाशाली विद्यार्थी वह हैं जो अपने तर्क के माध्यम से अपने को सही साबित करें। ऐसा निर्माण बच्चों को अध्यापक के द्वारा करना चाहिए। बच्चों के माता पिता को एक संदेश दिया जाए या एक मैसेज बच्चों के लिए दिया जाए कि वो छोटी उम्र में रिपोर्ट बनाते हैं कि बच्चा ये कर, हमारा बच्चा अच्छी कविताएं बोल लेता है, ये कर लेता है, हमारा बच्चा तो अच्छा डांस कर लेता है। जबकि उससे क्या होता क्या है कि बच्चे का बचपन छीन जाता है। तो NCFA कहता है कि बच्चे का बचपन ना छीन कर उसे बच्चा ही रहने दे, लेकिन प्रकृति रूप से वो सीख ले, अपने परिवेश से किसी प्रकार सीख सकता है। खेल सहयोग की भावना उत्पन्न करना। अब खेल सहयोग की भावना उत्पन्न करना इस प्रकार है कि बालक में उसमें प्रतिभाएं उत्पन्न करना है, लेकिन इसका NCA का मतलब ये नहीं है कि बालकों में किसी प्रकार की प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा जैसी भावनाओं को जन्म देना नहीं है। जैसे कोई रिकॉर्ड बनाना है, कोई रिकॉर्ड तोड़ना है, इससे बालकों में द्वंद्व की स्थिति हो सकती है। ऐसा नहीं होना है। बस बालक में खेल के रूप में सहयोग की भावना हमें निर्मित करनी है। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण करवाया जाए, ये भी NCF का ही सुझाव है। इसके बाद अगला है कल्पना और मौलिक लेखन के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए। कल्पना और मौलिक लेखन के अवसर अधिक से अधिक प्रदान किए जाए। उसके बाद जो ये सारे सुझाव इस प्रकार थे, वो उसमें सुझाव ये भी था कि सजा और पुरस्कार। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में बात सामने आती है कि बालक को सजा और पुरस्कार की भावनाओं को सीमित रूप में प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन सीमित रूप में। इससे ऐसा ना हो कि बालक के मन में एक ईर्ष्या वाला भाव या एक इस तरह का भाव पैदा हो जाए। ऐसा नहीं करना है। बालकों ने ये अब तो मतलब टेक्निक है, इसका इस्तेमाल तो करें, लेकिन सीमित समय के लिए। बच्चों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीकों से बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। बालकों के तरीकों को ध्यान में रखें, उनके अनुभव को ध्यान में रखें और शिक्षा प्रदान की जाए। फिर उसके बाद जो अगला जो सुझाव हमारे पास में है, शिक्षकों को सभी संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाए। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि शिक्षकों को सभी संसाधन हमारी राज्य सरकार, भारत सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी तो शिक्षक व्यवस्था में सुधार किस प्रकार आएगा। और फिर हम लोग शिक्षकों को दोष डालते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। जब शिक्षक के पास साधन ही प्राप्त नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? ठीक है। और ये आज जो साथियों हमने जो पूरा पढ़ा है कि हमें किस प्रकार NCF है, शिक्षा का अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, ये सब हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वास्तव में हमने आवश्यकताएं क्यों पढ़ी। इन तमाम सारी बातों के लिए इसकी आवश्यकताएं हमें पढ़ी और इसको लागू करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो गया था। और इस कक्षा का अगला अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।